नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कोड ऑफ नॉलेज में। यह टॉपिक हमारा बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है और आज से हम लोग पार्ट 1 में चुने गए क्वेश्चंस में से पहले टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही सिंपल या आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक डॉक्यूमेंट which seeks to establish basic organs of the government, lay down their structure, function, composition, powers and principles। यह एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर गवर्नमेंट के बेसिक ऑर्गन्स, स्ट्रक्चर, फंक्शन, कंपोजिशन, पावर, प्रिंसिपल मेंशन किए गए हैं। यहाँ मैं बताता चलूँ कि बेसिक ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं क्या। ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इनको डिटेल में एक एक करके हम आगे कवर करेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ऑल लॉज एंड पावर्स ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ स्टेट डिराइव देयर वैलिडिटी फ्रॉम इट। फ्रॉम इट मतलब फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे जितने भी लॉज, बाय लॉज, एक्ट्स हैं जो इन ऑर्गन्स से जुड़े हुए हैं, उन सबको इसी से ही लीगैलिटी मिलती है। पर यहाँ कुछ लोग सोचेंगे कि लीगैलिटी तो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद, गैजेट में पब्लिशिंग के बाद मिलता है। तो मैं यहाँ बता दूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोसेस दिया हुआ है और इसी प्रोसेस के बाद ही सभी लॉज, एक्ट्स लीगल या वैलिड हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इट शेप्स द एस्पिरेशंस ऑफ स्टेट एंड डिफाइंस इट्स स्ट्रक्चर। यहाँ पे स्टेट को हम सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही लेके चलेंगे, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में, और स्टेट गवर्नमेंट में पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट जुडिशरी एट्सेट्रा। सभी से रिलेटेड प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में आपको मिलेंगे। यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे एस्पिरेशंस, हमारे स्टेट के एस्पिरेशंस मतलब उनके अचीवमेंट्स, उनके गोल्स, यानी एक स्टेट के अचीवमेंट और गोल को डिफाइन करता है और उसके स्ट्रक्चर को भी। अब हम बताते चलें कि एस्पिरेशन ऑफ स्टेट क्या होते हैं। ये होते हैं किसी राज्य या देश के गोल्स जो वो अचीव करना चाहता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी हिंदी में कहें तो नीति निर्देशक तत्व, इसी को बताते हैं। आगे डिटेल में हम इसे भी डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारा टॉपिक्स भी आता जाएगा और हम इन सब चीज़ों को अच्छे से एकदम डिटेल में कवर करेंगे। अब यहाँ हम सभी को स्टेट को भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टेट के एस्पिरेशंस की बात कर रहा है, तो हमें स्टेट क्या होता है इसका भी हमें आइडिया होना चाहिए। तो स्टेट का हमने डेफिनेशन एग्जैक्ट यहाँ पे निकाला है। वैसे तो स्टेट के कई डेफिनेशन हैं, लेकिन जो एकदम रेलिवेंट डेफिनेशन जो मिला हमारे हिसाब से वो ये है कि इट इज़ एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी जिसके बेसिक एलिमेंट्स हमारे पास हैं: टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सोवेरेनिटी। टेरिटरी आप सब लोगों को पता ही होगा। टेरिटरी एक निश्चित एरिया यानी लैंड बाउंड्री को डिस्क्राइब करता है। तो एक स्टेट की या एक कंट्री की, स्टेट और कंट्री को हम इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं। तो एक स्टेट की या एक कंट्री की एक टेरिटरी डेफिनिट होनी चाहिए। एक सर्टेन टेरिटरी होना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ एक उस टेरिटरी में रहते हुए कुछ पॉपुलेशन भी होना चाहिए। तो पॉपुलेशन के ऊपर ही जो है गवर्नमेंट लॉज बनाती है, तो उसके साथ एक गवर्नमेंट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट जो होती है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि गवर्नमेंट में गवर्नमेंट के जो स्ट्रक्चर होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी,
ये ही जो है इन पॉपुलेशन को रेगुलेट करती है। और एक टेरिटरी डेफिनिट होता है जो गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉज बाय लॉज इन टेरिटरी पर ही एप्लीकेबल होते हैं। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। इंडिया की टेरिटरी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ेंगे इसमें, तो हमें इसके स्पेसिफिक आर्टिकल्स भी मिलेंगे। खासकर हमारे आर्टिकल 1, 2, 3, 4 और इन सब में हम लोग टेरिटरी की बात करेंगे। और इन सब के अलावा एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो फीचर होना चाहिए सोवेरेनिटी का। तो व्हाट इज़ सोवेरेनिटी, ये एग्ज़ाम में कई बार बहुत ही बार पूछा गया है। तो सोवेरेनिटी क्या होता है? सोवेरेनिटी मतलब सोल इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर। तो एक स्टेट में एक गवर्नमेंट जो होती है उसको सोल इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि नो इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल बॉडी, इंस्टीट्यूशन और स्टेट। तो इसके डिसीजन में जो भी आपके इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं पॉलिसीज़ से रिलेटेड या इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके, उसमें बाहर की बॉडीज़ का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। हालांकि आजकल सोवेरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने लगी है, क्योंकि जब एक गवर्नमेंट लोन लेती है तो वहाँ पे IMF और वर्ल्ड बैंक इंडिया की सोवेरेनिटी या कंट्रीज़ की सोवेरेनिटी को कुछ हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कोई नहीं, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में कि किस तरीके से बाहर के इंस्टीट्यूशंस सोवेरेनिटी को अफेक्ट करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। स्टेट का एक इंटरेस्टिंग फीचर या इंटरेस्टिंग क्वालिटी है जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड में बताया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज एन ऑर्गेनिक लिविंग डॉक्यूमेंट। तो ऑर्गेनिक लिविंग को बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि ऑर्गेनिक मीन्स लिविंग, ऑर्गेनिक मीन्स हेल्दी एंड लिविंग मीन्स डायनामिक एंड कीप पेस विद द चेंजिंग टाइम्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम इन दोनों वर्ड्स को क्लब करें तो ऑर्गेनिक लिविंग का मतलब हो गया एक हेल्दी लिविंग के साथ, एक हेल्दी रूल्स के साथ, रेगुलेशंस के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आना जरूरी है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये लिविंग डॉक्यूमेंट है जो कि टाइम के साथ चेंज होता रहता है। जैसे कि हमारी सोसाइटी के कल्चरल वैल्यूज़ और ये सब भी चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन भी एक सोसाइटी के हिसाब से वहाँ के लोगों की एस्पिरेशंस और वहाँ से डिराइव की जाती है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनिक लिविंग डॉक्यूमेंट है। आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ऑल्सो क्रिएट एनी अदर बॉडी विच इट मे रिगार्ड एज सिग्निफिकेंट एंड फिट फॉर द वर्किंग ऑफ द कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही ऐसे प्रोविजंस हैं जो एक डेफिनेट इंस्टीट्यूशन को क्रिएट कर सकती हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल बात करें फाइनेंस कमीशन को की, तो फाइनेंस कमीशन इज फॉर्म टू सेटल द फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। तो ऐसे ही और भी कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही मिलते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिनका यूज करती है गवर्नमेंट को रेगुलेट, गवर्नमेंट जिनका यूज करती है रेगुलेट करने के लिए। तो और दूसरे और कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसकी डिपिक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती है? यह है जोनल काउंसिल, GST काउंसिल, ST/SC, OBC कमीशन, लैंग्वेज कमीशन। ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही इम्बाइब्ड हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोर्स ऑफ ऑल द लॉज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, क्योंकि ऐसा क्यों माना जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोर्स ऑफ ऑल द लॉज।
कॉन्स्टिट्यूशन से ही सारे लॉज कैसे निकले हुए हैं, इसको कैसे क्यों माना जाता है, क्योंकि जितने भी लॉज प्रोविजंस हमारे इंटरप्रेट किए जाते हैं जुडिशरी के द्वारा या लेजिस्लेचर खुद ही इनको बनाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशंस के सारे प्रोविजंस को ध्यान में रखा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक डॉक्यूमेंट विच इज कंसिडर्ड प्राइमरीली एंड एनी लॉ विच सुपरसीड्स ओवर दिस बिकम अल्ट्रा वायर्स। तो इसको जो है सबसे बेसिकली यानी सबसे फंडामेंटली कंसीडर किया जाता है। कोई भी लॉज इसके कॉन्फ्लिक्ट में आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही ऊपर किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के वो सुबॉर्डिनेट ही होगा, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सुपरसीड ही करेगा। अब यहाँ पे अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा वायर्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। तो कोई भी लॉज अगर लेजिस्लेचर बनाती है और वो कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्फ्लिक्ट में है तो जुडिशरी उसको अल्ट्रा वायर कर देती है। अल्ट्रा वायर कर देती है इसका मतलब कि लेजिस्लेचर ने इन लॉज को इस तरीके से बनाया है कि वो इनके पावर से ऊपर हो गया है। अल्ट्रा वायर इसका मतलब पावर से अधिक पावर इसमें उसने एम्बेड करके इसको बनाया है, तो इसीलिए इसको अल्ट्रा वायर कर दिया जाता है, इसका मतलब इल्लीगल कर दिया जाता है। चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।